चलो जी, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा मैं सीक्वेंस बना रहा हूं बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, एनईपीज और एनआईपीज सिंस 1991। बाबू, टॉपिक का नाम है एनईपीज और एनआईपी सिंस 1991। एनईपीज मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। चाहे बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलो, चाहे एनआईपी बोलो, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है बेटा, ये थी क्या? ये थी तीन चीजें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले बात करेंगे इसकी। अब इन तीनों की बहुत डिटेल्ड बात करनी है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट विद लिबरलाइजेशन। क्या था लिबरलाइजेशन? बेटा, अगर लिबरलाइजेशन का डिक्शनरी मीनिंग देखने निकलोगे तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना। ठीक है बाबू, इंडिया में 1991 से पहले आपको हर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो आपको लाइसेंस चाहिए होता था। मतलब ये कोई मैटर नहीं था कि नेचर ऑफ बिजनेस कितना सेंसिटिव है या क्या, कोई मतलब नहीं। आपने कहा चेयर बनानी है, गवर्नमेंट कहती थी लाइसेंस लो। अरे चेयर बनाने में ऐसा क्या है? आपको बनाने है बेटा कूलर, गवर्नमेंट कहती थी लाइसेंस लो। अरे कूलर बनाने में ऐसा क्या है? बाबू, कोई भी बिजनेस हो पहले आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो बेटा 1991 में इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम लिबरलाइजेशन में, एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज। लाइसेंसिंग कोटा खत्म कर दिया, बस 6 इंडस्ट्री छोड़ दी जो लाइसेंस के दायरे में रह गई। ठीक है, ये 6 इंडस्ट्री बेटा सेंसिटिव है, या तो सेंसिटिव है या गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती। लिकर है, सिगरेट है, टबैको है, आर्म्स है, एमिनिशंस हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी की बात भी है इसके अंदर, और ड्रग सेक्टर की भी बात है। गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती या सेंसिटिव चीजें। हाँ जी ठीक है जी, तो पहला काम क्या हुआ? एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, ये हो गया। और क्या हुआ बेटा? फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। बेटा 1991 से पहले कोई इंसान अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, उसकी 2 फैक्ट्री है, वो एक और फैक्ट्री डालना चाहता है, गवर्नमेंट कहती थी मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं डाल सकते फैक्ट्री। ठीक है, और मैं अपना बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, 2 फैक्ट्रियां, एक बंद करना चाहता हूं, गवर्नमेंट कहती थी मेरे से परमिशन लो। अरे इंसान की भी कोई खुद की मर्जी है, पैसा उसका है, एक्सपेंड करे या कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन तब भी परमिशन चाहिए होती थी। तो 1991 में क्या हुआ बेटा? आपको एक और चीज की फ्रीडम मिली लिबरलाइजेशन में, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, दूसरा बड़ा फीचर। ठीक है, तीसरा फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा देखो एक बात समझो, 1991 से पहले आप कोई गुड्स बेच रहे हो, आप सर्विस बेच रहे हो, गवर्नमेंट आपकी वर्किंग में इंटरवेन कर जाती थी, कभी भी आपकी वर्किंग में इंटरवेंशन कर जाती थी और कहती थी मैं प्राइस तय करूंगी, जो मैं प्राइस तय कर दूंगी उसी हिसाब से गुड्स बिकेगा, उसी हिसाब से सर्विस बिकेगी। भाई हमारा गुड्स है, हमारी सर्विस है, हमें तय करने दो। तो गवर्नमेंट ने 1991 में ये भी फ्रीडम दे दी, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपका गुड्स है, आपकी सर्विस है, प्राइस आप तय करो। ठीक है, फोर्थ वन फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा देखो एक बात सुनो, 1991 से पहले आपको गुड्स की मूवमेंट करनी होती थी, आपको परमिशन लेनी होती थी कि मैं गुड्स एक स्टेट से दूसरा स्टेट क्रॉस कराना चाहता हूं, परमिशन, बॉर्डर क्रॉस कराने की परमिशन। बेटा आज की तारीख में गवर्नमेंट को परमिशन से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट को लेना देना है टैक्सेस से। गवर्नमेंट कहती है टैक्सेस प्रॉपर दो, बॉर्डर क्या क्रॉस करो, चाहे स्टेट के बाहर चाहे देश के बाहर ले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो 4 काम हुए अभी तक मैंने बताए, एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिफ्थ वन रिडक्शन इन द टैक्स रेट। बेटा टैक्स रेट जो पहले बहुत ज्यादा थे उनको गवर्नमेंट ने 1991 में काफी रिड्यूस कर लिया, और अब तक रिड्यूस करती आई रही है गवर्नमेंट। ठीक है ना, टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया, एज वेल एज बेटा और क्या किया? 6th फीचर बेटा, जितने आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो बिजनेस के खिलाफ थे सब हटा दिए गवर्नमेंट ने, इंस्टेड प्रोवाइडिंग मोर हेल्पफुल नॉर्म्स फॉर द बिजनेस टू ग्रो। बिजनेस को ऐसे लॉ दिए गए जिससे बिजनेस ग्रो करे, जितने ऐसे लॉ थे जो बिजनेस के खिलाफ थे सब हटा दिए गवर्नमेंट ने। यही था फ्रीडम देना बिजनेस को, ये था लिबरलाइजेशन।
बात क्लियर हुई? पक्का? चलो प्राइवेटाइजेशन। बेटा प्राइवेटाइजेशन क्या था? अगर गवर्नमेंट किसी एंटरप्राइज में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो हम उसे बोलते हैं ये पीएसयू है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, 1991 से पहले एक टाइम ऐसा था बेटा, गवर्नमेंट 246 इंडस्ट्रीज में 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करती थी, 246 इंडस्ट्रीज में। बेटा जब मैं बोलता हूं ना इंडस्ट्री, तो इसका मतलब कंपनी नहीं होता। इंडस्ट्रीज आर वेरी वाइडर टर्म देन अ कंपनी। देखो एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो, अगर मैं बात करूं टायर इंडस्ट्री की, तो टायर इंडस्ट्री में बेटा बहुत सारी कंपनी है। एमआरएफ टायर, सीएट टायर, राल्को टायर, गुडियर टायर, ब्रिजस्टोन, अपोलो टायर और भी होंगी। समझ आई बात? 246 इंडस्ट्रीज में, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंपनी, किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, 246 इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। एक मिनट विकास होल्ड करिए। चलो जी, तो बेटा मैं बात कर रहा हूं 246 इंडस्ट्री की, यानी कि गवर्नमेंट करने की कोशिश क्या कर रही थी? जो भी गवर्नमेंट को नया काम समझ में आता था, गवर्नमेंट कहती थी ये तो मैं करूंगी, इसमें तो प्रॉफिट मैं कमाऊंगी। दूसरा नया काम दिखता था, गवर्नमेंट कहती थी तो मैं करूंगी, प्रॉफिट तो मैं नहीं कमाना है, खाली किसी को मौका ही नहीं देना। लेकिन बेटा हुआ क्या? आपने सब कुछ, हर बिजनेस करने की सोची, हुआ क्या बेटा? कंट्रोल आपसे एक भी नहीं हुआ। जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट यही सोचती थी सारा पैसा मैं इकट्ठा कर लूं, सब में लॉस, ए टू जेड लॉस मेकिंग, किसी में प्रॉफिट नहीं। इतने बुरे हाल हो चुके थे पब्लिक सेक्टर के। बेटा एट द एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, क्योंकि बेटा वर्ल्ड बैंक का कर्जा सर पे मंडरा रहा था, डेब्ट ट्रैप में गवर्नमेंट फंस चुकी थी पूरी तरीके से। चलो बेटा गवर्नमेंट ने कहा हम ये शेयर बेचेंगे, और तब तक बेचेंगे जब तक हमारा कंट्रोल 49% और उससे कम नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, आप शेयर बेचोगे, आपने डिसाइड कर लिया। बेटा आपका कंट्रोल 49% और लेस हो जाएगा, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है प्राइवेट प्लेयर, हम जैसे लोगों का कंट्रोल कितना हो जाएगा? 51% या उससे ज्यादा हो जाएगा। बेटा यही सिचुएशन थी प्राइवेटाइजेशन। इसी सिचुएशन का नाम ही तो था प्राइवेट हो गया सब कुछ। लेकिन मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। बेटा गवर्नमेंट ने 246 में से 3 इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली अपने लिए रख लिया। गवर्नमेंट ने कहा 3 इंडस्ट्री ऐसे जिसमें कोई एंटर नहीं करेगा, सिर्फ हम ही करेंगे। सबसे पहली चीज इंडियन रेलवे, कोई और कर सकता है एंट्री? न्यूक्लियर एनर्जी, तीसरी बात आर्म्स एंड एम्युनिशन। ये गवर्नमेंट के मैटर है, बाकी सब प्राइवेटाइज है। समझ आई बात? ठीक है, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। मैं एक बात बोलता हूं बेटा, चलो 3 तो आपने अपने लिए रख ली, बाकी 243 इंडस्ट्रीज को आपने सोचा कि प्राइवेटाइज कर देंगे, सोचा है। अभी आपको क्या लगता है लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर कौन खरीदना चाहता है? अभी तो बात हुई कि सारी लॉस मेकिंग थी, सब में लॉस था। बेटा देखो, हम इन लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को बोलते हैं सिक एंटरप्राइजेस। सिक मतलब बीमारी। इनको बीमारी हो चली है लॉस मेकिंग की। कोई 2 साल से लॉस में, कोई 4 साल से लॉस में, कोई 5 साल से लॉस में, कोई 10-10 साल से भी लॉस में। बड़ी सिक एंटरप्राइजेस हैं। सिक एंटरप्राइजेस के शेयर कौन खरीदना चाहता है? मैं आपको ऑफर देता हूं, लॉस मेकिंग कंपनियां शेयर खरीद लो। कोई भी नहीं खरीदेगा पूरी दुनिया में से। तो बिकेंगे कैसे? ये कैसे हुआ ये प्राइवेटाइज? सुनो बेटा, गवर्नमेंट ने एक बॉडी सेटअप करी नोन एज BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको जिम्मेदारी सौंपी गई इन सिक एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करे। गवर्नमेंट ने इन्हें हैंड ओवर करी बहुत सारी बीमार एंटरप्राइजेस, और ये प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करते चले गए, शेयर बेचते चले गए, प्राइवेटाइजेशन होता चला गया। लेकिन अगर कोई एंटरप्राइज बहुत ज्यादा सिक थी, बहुत ज्यादा बीमार थी, तो BIFR ने गवर्नमेंट को गाइडलाइन इशू करी कि इनकी रिस्ट्रक्चरिंग, रिवाइविंग पॉसिबल नहीं है, उठाकर बंद कर दो। जो बहुत ज्यादा सिक है उनको तो बंद ही कर दो, उनका कुछ नहीं हो सकता। समझ आई बात? ठीक है, इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं? ओके बात। वैसे इससे आगे भी बात हो सकती है, पर आपके लिए जरूरी नहीं है, 11th में इससे बहुत आगे की बात भी है। ठीक है जी, चलो। ग्लोबलाइजेशन। बेटा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये हम रखते हैं 11th क्लास में लाइन। आज समझने की कोशिश करो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। बेटा 1991 से पहले आप इंडिया को एक इकोनॉमी समझते थे, ठीक है?
जब आप ग्लोबलाइजेशन कर देते हो ना, इंडिया एक इकॉनमी नहीं रह जाता, द वर्ल्ड इज द इकॉनमी। अब बेटा आपके लिए पूरी दुनिया एक इकॉनमी है, नॉट इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या किया बेटा, हर कंट्री की, हर कंपनी का वेलकम कर दिया इंडिया में कि आओ और हमारे देश में आकर गुड्स बनाओ और बेचो, और हम भी आपके देश में आएंगे, हम भी गुड्स बनाकर बेच रहे हैं आपके देश में। ग्लोबलाइज कर दिया, समझ आई बात? यानी कि बेटा इंटीग्रेट करो इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ो। ग्लोबलाइजेशन ये था। और मैं बोलता हूं बेटा थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन हम लोगों को टॉर से बोलते हैं ये इंपोर्टेड शर्ट है, ये इंपोर्टेड परफ्यूम है। थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन सैमसंग और एप्पल का फोन चला रहे हैं, वरना लावा, माइक्रोमैक्स ये हमारे हैं। सीधी सी बात, ठीक है ना? बात समझ आई? क्या है ग्लोबलाइजेशन? एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इंपोर्ट को लिबरलाइज करना, ठीक है ना? एक्सपोर्ट को प्रमोट करो और इंपोर्ट को भी लिबरलाइज करो, इंपोर्ट भी जितना मर्जी हो, ठीक है जी? वो बात अलग है कि किसके पॉजिटिव इंपैक्ट है, किसके नेगेटिव, छोड़ दो, लेकिन पहले एलपीजी समझो। ओके है बात? बढ़े आके बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल इससे जुड़ता हुआ टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी? ये है गवर्नमेंट पॉलिसी। इनके इंपैक्ट बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या पड़े, या मैं बताता हूं। पेपर में किस नाम से आता है? पेपर में आता है इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इन दोनों ही नाम से आ सकता है। इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बेटा पेपर में ना लिबरलाइजेशन का नाम नहीं आता कहीं भी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब हम इंपैक्ट देखेंगे ना, आप देखोगे लिबरलाइजेशन का कोई इंपैक्ट जिक्र नहीं कर रखा। 7 हेडिंग है, एक हेडिंग इसकी है, 6 हेडिंग अकेले ग्लोबलाइजेशन की है, ठीक है जी? मैं बोलता चलता हूं, करते चलते हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है जी? सबसे पहली हेडिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन। बेटा देखो एक बात समझो, 1991 से पहले मैं अगर कोई इंडियन हूं और मैं इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मुझे कंपटीशन कौन दे सकता है? नहीं, मतलब खाली इंडिया की कंपनीज दे सकती है, क्योंकि फॉरेन की कंपनी आप आने नहीं देते थे, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। मेरे को कंपीट किसके साथ करना है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज के साथ। आज की तारीख में सोचो 1991 के बाद क्या हुआ, क्या इंपैक्ट बढ़ा ग्लोबलाइजेशन का? क्या बेटा मेरा कंपटीशन बढ़ गया? आज मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मुझे कंपीट किसके साथ करना है? इंडियन कंपनीज के साथ एज वेल एज फॉरेन कंपनीज के साथ, एज वेल एज बहुत तगड़ी तगड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। सीधी सी बात, ठीक है ना? और बेटा एमएनसीज इज द सोल रीजन कि इंडिया की एसएसआई तबाह हो गई। इंडिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उड़ाकर फेंक दी मल्टीनेशनल कंपनी ने, कहां गई किसी का कुछ नहीं पता, ठीक है जी? बेटा एक कंपनी के बारे में बोलता हूं, वेस्टर्न। 1991 से पहले कंपनी हुआ करती थी नॉन एज वेस्टर्न, मैंने एग्जांपल भी डाला इसका, ठीक है? वेस्टर्न के हालात पता है क्या थे? टीवी बनाती थी, शटर वाले टीवी देखे हैं कभी? आपने शायद सुने ना हो, शटर खुलता था और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। ये टीवी बनाती थी, इसका मार्केट शेयर बहुत बढ़िया था, शायद अप्रोक्सीमेटली 32 to 38%, 32 से 38% इसका मार्केट शेयर था। समझते हो इसका मतलब क्या है? अगर 100 लोग टीवी लेने निकलते थे तो 32 लोग इसका टीवी लेकर आते थे। मार्केट शेयर का मतलब ये होता है, ठीक है? 1991 के तुरंत बाद जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो बहुत सारी कंपनी एंटर करी इंडियन मार्केट में, अगले ही साल इसका मार्केट शेयर 0 हो गया, खत्म। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन। समझ आई बात? ठीक है। सेकेंड वन इज मोर डिमांडिंग कस्टमर। सेकेंड हेडिंग इज मोर डिमांडिंग कस्टमर। कस्टमर के नखरे बढ़ने लगे। अब ये क्यों बढ़ने लगे ये भी समझो बेटा। बिफोर 1991 देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर फ्यू इंडस्ट्री, बहुत कम इंडस्ट्री थी जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती थी। फ्यू इंडस्ट्रीज बेटा। हम उस मार्केट को बोलते थे प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट। प्रोड्यूसर की मर्जी चलती थी, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट थी। मतलब प्रोड्यूसर जो बना देता था ना वही बिकता था, वो कस्टमर के पास नहीं जाता था। उसने तो अपनी मर्जी का बनाना है, कस्टमर ने आना खरीद के चले जाना है। क्योंकि बेटा मार्केट में गुड्स कम थे,
डिमांड और सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या बेटा, 1991 में जब आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, बहुत सारी फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर करी, ठीक है, मार्केट शिफ्ट हो गई। जो मार्केट पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थी, अब उसका नाम हो गया कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट। क्यों बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गए, डिमांड कम हो गई। सप्लाई करने वाली तो कंपनियां खड़ी हैं हजारों, और डिमांड है बेटा कम। अब बेटा हर कंपनी नई नई स्कीम्स इवॉल्व कर रही है जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। बाय 3 गेट 1 फ्री, सब जानते हैं प्रैक्टिकली फ्री कुछ नहीं होता। 50% ऑफ, अरे कहां, कौन दे रहा है ऑफ? बेटा नई से नई स्कीम लाई जाती है बस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आज की तारीख में, और कस्टमर को पता है जो मैं चाहूंगा वही प्रोड्यूस होगा। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, वो जो कहता है कंपनियां वही बनाती है, ऐसा ही है, ठीक है। ये था मोर डिमांडिंग कस्टमर। इसके साथ जुड़ी जुड़ी हेडिंग है मार्केट ओरिएंटेशन, ये भी खत्म करो। मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता है बेटा, 1991 से पहले प्रोड्यूसर अपनी मर्जी का गुड्स बनाता था और बेच के साइड। 1991 के बाद क्या हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन करना पड़ रहा है। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब आज की तारीख में कोई भी कंपनी गुड्स बनाना स्टार्ट करती है, पहले कस्टमर से सर्वे करती है, उससे जानने की कोशिश करते हैं, बता दो आपकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, वैसा ही गुड्स बनाएंगे। बेटा आज की तारीख में आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानते हो, उसके अकॉर्डिंग गुड्स बनाते हो, गुड्स बेचते हो और आफ्टर सेल सर्विस भी देते हो, गारंटी वारंटी। 1991 से पहले कोई जमाना नहीं था गारंटी वारंटी का। समझ आई बात, क्या है मार्केट ओरिएंटेशन? 3 हेडिंग क्लियर हो गई 7 में से, बात ओके। 4th वन बेटा, 4th वन हेडिंग है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। अब एक बात समझने की कोशिश करना, इंडिया इज वेरी पुअर इन टेक्नोलॉजी, पता ही है हमारे को, टेक्नोलॉजी में हमारे हाल खराब है, टेक्नोलॉजी में हम कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी रैंक भी 100 के बाद है टेक्नोलॉजी में, ठीक है बाबू। लेकिन फॉरेन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कई कंट्रीज है जिनकी टेक्नोलॉजी का जवाब नहीं, जैसे कि सबसे पहले जापान, ठीक है ना, यूएस की भी बढ़िया है, जर्मनी की भी बहुत अच्छी है टेक्नोलॉजी, कई देशों की बहुत बढ़िया है। अब उन देश की कंपनीज एंटर करने लगी इंडियन मार्केट में, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदलने लगा। अब बेटा देखो, इंडियंस को ना 2 बात समझ में आई। क्या 2 बात समझ में आई? अगर इनके सामने टिकना है तो या तो इनकी देश से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर लो, एक सीधा सा रास्ता, जिस देश से ये टेक्नोलॉजी लेके आ रही है वहीं से आप भी इंपोर्ट करना शुरू कर दो, आप भी इनके बराबर खड़े हो जाओ, एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चना स्टार्ट कर दो। इंडियन कंपनी 1991 से पहले रिसर्च में पता है कितना पैसा खर्च करती थी? एक सर्वे बोलता है फार्मा सेक्टर, जो मेडिसिन सेक्टर है, जो ड्रग सेक्टर है, इसमें आप सिर्फ 2% खर्च करते थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने प्रॉफिट का, सिर्फ 2%। लेकिन बेटा आपको इतना डर लगा मार्केट से आउट होने का कि आपने उनके बराबर खड़े रहने के लिए नई टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए अब 12% खर्चना शुरू कर दिया, सीधा 10% का अंतर आ गया। समझ आई बात कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जल्दी जल्दी बदल रहा था, इसकी वजह से बेटा इंडियंस ने स्टार्ट किया R&D में पैसा खर्चना। बात ओके, पक्की बात बेटा। नेक्स्ट हेडिंग इससे रिलेटेड है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब मेरे एम्प्लॉइज। कहता है जरूरत पड़ी अपने एम्प्लॉइज को डेवलप करने की। लो समझते हैं बेटा क्या डेवलप करना है। बेटा देखो एक बात सुनो, मेरे सामने 2 रास्ते थे यहां पर, एक तो R&D में पैसा खर्च कर लूं और नई टेक्नोलॉजी इन हाउस अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस हो जाए, दूसरा रास्ता था इंपोर्ट कर लो। आज मैं बोलता हूं आपने एक नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी इंपोर्ट कर ली, एम्प्लॉय को आती है चलानी? आती है? नहीं। क्या करना पड़ेगा बेटा? कहीं ना कहीं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिलवाना पड़ेगा। जर्मनी से मशीन लेकर आए हो तो जर्मनी से इंजीनियर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आपको 1 महीना हमारे फैक्ट्री में आकर ट्रेनिंग देनी है, सारा खर्चा आपका हमारा और आपके चार्जेस भी देंगे, मजबूरी आपकी देना पड़ेगा। ये सब आप पैसा एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हो। बेटा देखो जैसे R&D में पैसा बहुत खर्च होने लगा, सेम वे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए खर्चने लगी इंडियन कंपनीज, हर साल करोड़ों रुपए। ये था नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अपने एम्प्लॉय को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ रही है बेटा? ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को चला पाए।
बात ओके? ठीक है, अभी तक बता देता हूं मैंने जितनी भी बातें बोली सब ग्लोबलाइजेशन। आप सोच लो, इंक्रीजिंग कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन। कस्टमर क्यों डिमांडिंग हुआ? ना ग्लोबलाइजेशन होता, ना कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट बनती। ठीक है ना? R&D पे पैसा क्यों खर्चना पड़ रहा है? ग्लोबलाइजेशन। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पैसा क्यों खर्चना पड़ रहा है? अगेन ग्लोबलाइजेशन। मार्केट ओरिएंटेशन, ग्लोबलाइजेशन। 5 बातें बड़ी, 5 ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट है। अभी एक प्राइवेटाइजेशन का बता रहा हूं, फिर बचा हुआ है एक ग्लोबलाइजेशन का, खत्म हो जाएगा टॉपिक। बेटा प्राइवेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा? लॉस ऑफ बजटिंग सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब ये बड़े काम की बात है, लॉस ऑफ बजटिंग सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। देखो एक बात समझ लो बेटा, 1991 से पहले गवर्नमेंट अपने बजट से सपोर्ट करती थी पब्लिक सेक्टर को। कोई कहते पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट लॉस हुआ है, गवर्नमेंट कहती थी अच्छा लो बजट से दिया आपको 200 करोड़ रुपए, कर लो बजट, कर लो अपना लॉस पूरा। कोई कहते मुझे 500 करोड़ का लॉस हुआ है, गवर्नमेंट कहती थी ले पकड़ 500 करोड़ ले, हो गया तेरा लॉस पूरा। गवर्नमेंट बेटा, अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जब प्राइवेटाइजेशन कर ही दिया, बची कितनी? 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इंडियन रेलवे, न्यूक्लियर एनर्जी, आर्म्स एंड एमिनिशन। 3 ही बची, अब तो 3 बची हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन तीनों को भी एक बात समझा दी, क्या? कि अब बजट से पैसा नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ बजटिंग सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, अब बजट से पैसा नहीं मिलेगा। अगर अब आपको ग्रोथ करना है या सरवाइव करना है तो आपके अपने पैसे पे होगा, कमाओ और बढ़ाओ। बजट से उम्मीद मत करना कुछ भी देंगे हम। ठीक है, और गलती से अगर आपको लॉस होने लगा तो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपके भी शेयर उठाकर बेच देंगे, आपको भी प्राइवेटाइज कर देंगे। समझ आई बात? ठीक है, ये था प्राइवेटाइजेशन का इंपैक्ट, अकेला एक ही हेडिंग थी। अब बचा एक, वो भी ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है बेटा, उसका नाम है नेसेसिटी फॉर चेंज, जरूरत है अपने आप को बदलने की। देखो एक बात समझो बेटा, फॉरेन कंपनीज अपने ऑब्जेक्टिव, अपने पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशन, स्ट्रेटजीज बहुत जल्दी से बदलती है, प्रोडक्ट बहुत तेजी से बदलती है। हर 3 महीने में जाओगे कुछ ना कुछ चेंज, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ चेंज। बेटा पहले जब 1991 से पहले हम जब ऑब्जेक्टिव सेट करते थे, हम जो पॉलिसीज फ्रेम करते थे, हम जो स्ट्रेटजीज बनाते थे, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चलती थी, 5-5 साल के लिए बना लेते थे। बेटा देखो एक सीधी सी बात है, आप उनके बराबर नहीं चलोगे ना, वो आपको उठाकर बाहर फेंक देंगी, क्योंकि वो बहुत तेजी से मॉडिफाई करते हैं अपने ऑपरेशंस को। मैं एक बात बोलता हूं बेटा, एग्जांपल के तौर पर आप डोमिनोज चले जाना, हर 3 महीने में एक नया प्रोडक्ट ऐड हुआ मिलता है, हर 3 महीने में। मैकडी चले जाना, वो हर 3 महीने में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर देता है। बेटा अगर आप अपने ऑपरेशन को उनके जितनी तेजी से नहीं बदलोगे ना, पक्का आपको मार्केट से बाहर फेंक ही देंगे वो। ठीक है, क्या इस बात को लेकर अब हम ओके? टॉपिक खत्म हो गया। बता देता हूं इस चैप्टर का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है। ठीक है, पेपर में आता है और फ्री के नंबर है, मैं बोलता हूं बेटा, सिर्फ समझ लोगे ना तब भी आराम से लिख दोगे इसको। ठीक है जी, अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट का अभी तक हमने कोई जिक्र नहीं किया। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का ही जिक्र करना है बेटा बस, अब बचे हुए टाइम में। लो जी, अभी सब मेरे सामने ही देखेंगे बेटा, अब सब सामने देखेंगे बेटा। बड़े काम की बात, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। लो जी बेटा, कोई भी बिजनेस है उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है कोई ना कोई। आप फैक्ट्री ले लो, कोई भी बिजनेस है बेटा, उसकी फैक्ट्री के अंदर जो कुछ है वो तो ठीक है, वो तो बिजनेस का पार्ट है, लेकिन बेटा उसकी फैक्ट्री के बाहर, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है उनका सम टोटल कर लो, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब बेटा बिजनेस के बाहर क्या है समझने की कोशिश करते हैं। बेटा गवर्नमेंट, आपका सप्लायर, आपके वर्कर, आपका कॉम्पिटिटर, आपके इन्वेस्टर, एज वेल एज, ये मैं 5 वर्ड लिख रहा हूं, स्लेप्ट। लो बेटा ये सब बिजनेस के बाहर है। कौन? ना तो गवर्नमेंट आपके हाथ में है, ना सप्लायर आपके हाथ में, ना आपके वर्कर आपके हाथ में, सुबह से शाम तक आपके हाथ में, अदरवाइज है वो बाहर के ही बंदे। ठीक है ना, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर, और ये क्या है? स्लेप्ट। बेटा इन्हें हम बोलते हैं सोशल फोर्सेस
लीगल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। प्यार से बोलता हूं स्लैप्ड। सोशल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। आज इनकी बातें भी करनी है। अगला टॉपिक यही है, मोस्ट डिटेल्ड, बहुत डिटेल्ड पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बेटा अभी नाम याद रख लो, ठीक है जी। वैसे हल्का हल्के बात कर देता हूं, चलो इनकी जल्दी जल्दी से। सोशल फोर्सेस क्या आती है बेटा? देखो पहले तो एक बात समझने की कोशिश करो, ये जितनी भी मैंने बातें लिखी हैं एक भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं होती। गवर्नमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है बेटा, लीगल एनवायरमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस के कंट्रोल में कुछ नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होती है बेटा? जरा जरा सी बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या होता है बेटा? इसमें आती है साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। जब आप नए नए प्रोडक्ट बनाते हो वो इसका पार्ट होती है। पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या होता है बेटा? इसमें आती है बेटा रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट बिजनेस को किस नजरिए से देखती है, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? पूरी इकोनॉमिक्स में जितनी टर्म पड़ी है सब इसी का पार्ट है। जीडीपी, नेशनल इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये सब यहां आता है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये सारी बातें यहां आती है। लीगल एनवायरनमेंट बेटा, कानून, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बना रही है, चाहे वो हाई कोर्ट बना रही है, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना रही है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना रही है, चाहे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी बना रही है, सब यहां। सोशल एनवायरनमेंट ये क्या होता है बेटा? कस्टम एंड ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस कैसे हैं, ठीक है। वैसे बता देता हूं, जैसे कि आजकल जिमिंग की डिमांड बहुत बढ़ रही है, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। हमारा ट्रेडिशन बन रहा है, जैसे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है आज की तारीख में, तो बेटा वो भी सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। अभी करेंगे इन सब की बात, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू मैंने दे दिया, ठीक है बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है इनका सम टोटल कर लो, सबका सम कर दो, ये सब मिलाकर बनेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरी बात, क्या ये किसी के कंट्रोल में? बेटा किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी दुनिया की ताकत के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तीसरी बात बेटा, इन 5 लोगों को हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, और इन 5 को बोलते हैं बेटा जनरल फोर्सेस। लो समझने की कोशिश करते हैं बेटा, इनको बोलते हैं जनरल फोर्सेस और इन 5 को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक फोर्सेस। ये क्या भला है, इनको स्पेसिफिक क्यों बोला जा रहा है, समझने की कोशिश करना बेटा। जब ये इंपैक्ट डालते हैं ना, तो स्पेसिफिकली देखो, जब मैं वर्ड बोलता हूं ना इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस चीज की बात छोड़ देना कि पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, कुछ भी हो सकता है बेटा। जब ये इंपैक्ट डालते हैं ना 5 लोग, तो स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली एक बिजनेस पर इंपैक्ट आता है, इसलिए बोलते हैं स्पेसिफिक इनको। और जब ये इंपैक्ट डालते हैं तो पूरी इंडस्ट्री पर डाल देते हैं एज अ होल। लो समझाओ क्या मतलब है इसका बेटा। रिलायंस के वर्कर स्ट्राइक पर बैठ गए तो खाली रिलायंस पे इफेक्ट आएगा या सारी इंडस्ट्री बंद होगी? रिलायंस पे इंपैक्ट आएगा, स्पेसिफिक इंपैक्ट। मार्क जुकरबर्ग ने, उसके घर बेटी पैदा हुई, फेसबुक के 98% शेयर डोनेट कर दिए, इन्वेस्टर का इंपैक्ट। किसी और चीज पे इंपैक्ट आएगा? ट्विटर पे इंपैक्ट आ गया अपने आप, इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक बेचिए तो फेसबुक पे इंपैक्ट आएगा, और किसी पे क्या आना? समझ आई बात? जब भी ये इंपैक्ट डालेंगे बेटा स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस पर डालेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब ये इंपैक्ट डालते हैं पूरी इंडस्ट्री पर आता है इंपैक्ट, पूरी इंडस्ट्री पर। लो एक एग्जांपल देता हूं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। बिहार में नीतीश गवर्नमेंट आ गई, नीतीश सरकार आ गई, जो वहां पे सीएम उनका नाम नीतीश, ठीक है। उन्होंने आते क्या करा बेटा, लिकर बैन, बिहार में शराब बैन। अब ये थोड़ी है बेटा रॉयल स्टैग की शराब बैन, किसी एक बिजनेस को थोड़ी पॉइंट आउट किया, पूरी लिकर इंडस्ट्री की शराब बैन। इन्होंने जब भी इंपैक्ट डालना है ना बेटा, पूरी इंडस्ट्री पर डालना है, इसलिए बोलते हैं जनरल फोर्सेस, और इन्हें बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक फोर्सेस। बात समझ आई कि नहीं है? पक्का बात। देखो अब बात समझो, फीचर स्टार्ट हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, मैंने 2 करा दिए, 7 है ये भी,
दो करा दिए। पहला टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटल है एक्सटर्नल फैक्टर का, मैंने तो पहले ही बता दिया। देखो अगर आपको बिजनेस एनवायरमेंट का मीनिंग लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे, बिजनेस एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर एंड फोर्सेस। सिंपल। बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, सम टोटल है सारे एक्सटर्नल फैक्टर का, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का, यही पहला फीचर है, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटल कर लो एक्सटर्नल फोर्सेस का, कर दिया जी। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको स्पेसिफिक क्या और जनरल क्या, ठीक है। थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस, अभी सब सामने देखेंगे, ये बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है, ठीक है। और इसके बाद बहुत टेढ़ा है कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, जब ये दोनों समझ में आ जाएगा तो समझना टॉपिक में बचा कुछ नहीं, ये तो खत्म है टॉपिक फिर, ठीक है जी। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं ये क्या बला है, इंटर रिलेटेडनेस। बेटा इंटर रिलेटेडनेस का मतलब पता है क्या है, ये फोर्सेस ना आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सकती हैं और जनरली करती हैं। एक बदलता है ना तो दूसरी पता नहीं क्या है, बदलती है, रिलेटेड है एक दूसरे से। अच्छा एग्जाम्पल देकर बताओ, लो बाबू लो, इंटर रिलेटेडनेस का आज एग्जाम्पल सुनी लो आप। बेटा गवर्नमेंट बदल गई, गवर्नमेंट का बदलना इज पॉलिटिकल चेंज। गवर्नमेंट ने आते ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का बदलना इज इकोनॉमिक चेंज। देख लो बेटा इंटर रिलेटेडनेस, एक बदलता है उसके साथ साथ दूसरा जरूर बदलता है, पता नहीं क्या कहानी है, बात समझ आई? पक्का? और दो एग्जाम्पल, हाँ और दो। बेटा मोदी सरकार आई और उन्होंने आकर डीमोनेटाइजेशन कर दिया, गवर्नमेंट आई और उन्होंने उठाकर एक नया कानून बना दिया, लीगल एनवायरमेंट में चेंज कर दिया, डीमोनेटाइजेशन। एक फोर्स दूसरी फोर्स से रिलेट करती है, इससे बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। समझ आई बात? पक्का? बड़े आगे बेटा, हाँ जी कुछ कह रहे हो? फोर्थ हेडिंग इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये बात समझ लेना बहुत आराम से, सुनना बेटा। देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या कह रहा है, इंटर रिलेटेडनेस से आगे की बात करता है ये, सुनना बहुत आराम से, पेपर में गड़बड़ मत करके आना। बेटा ये क्या कहता है, कहता है देखो एक फोर्स के बदलने से दूसरी फोर्स बदलती है, ये बात किसने बोली थी, इंटर रिलेटेडनेस ने। ये क्या बोलता है, कहता है एक फोर्स के बदलने से दूसरी फोर्स बदलती है, और दूसरी फोर्स बिजनेस पर क्या इंपैक्ट डाल जाए इसको जानना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स। लो समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी बिजनेस हो उसके लिए ये जानना बहुत आसान है कि एक चीज के बदलने से मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं। यूपी में जब इलेक्शन हो रहे थे तो लगभग सबको पता था यार ये इतने सारे सर्वे बोल रहे हैं योगी सरकार आ जाएगी, योगी सरकार आने से मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बेटा ये जानना बहुत आसान है, फिर भी आसान है, ठीक है ना। देखो जितने बुचर हाउस थे उन्होंने बिजनेस बंद करने शुरू कर दिया, उनको पता था यार ये बंद कराएगा आकर, ठीक है ना, पुलिस की लाठियां बढ़ेंगी, छोड़ दो, बंद कर दो, ठीक है। मानते हो ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। बेटा एक फैक्टर के बदलने से बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये जानना आसान है, और लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलता है, आप एक फैक्टर का इंडिविजुअल इंपैक्ट मत देखो, क्योंकि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को भी बदलता है, वो दूसरा फैक्टर आपके ऊपर क्या इंपैक्ट डाल जाए यही तो जानना कॉम्प्लेक्स है। किसी ने सोचा था मोदी गवर्नमेंट बदलने से क्या चेंज होगा, बहुत लोगों ने सोच लिया यार मोदी गवर्नमेंट आएगा अच्छा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, सबने सोच लिया। किसी को पता था मोदी गवर्नमेंट आने से डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा और उसकी वजह से हमारा बिजनेस ठप हो सकता है, वो किसी ने नहीं सोचा था। यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है बेटा। आप एक फैक्टर का इंपैक्ट मत देखो बिजनेस पर, इंडिविजुअल इंपैक्ट को रिकॉग्नाइज मत करो, क्योंकि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को बदलता है, वो आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट डालेगा उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, ठीक है ना। आपको पता है डीमोनेटाइजेशन में सबसे ज्यादा दो इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इतने फ्लैट बने पड़े थे कोई नहीं बिका। दूसरा ऑटो सेक्टर, कोई कार नहीं बिकी, ठप हो गए सारे धंधे, 2 महीने 3 महीने तक तो बिल्कुल ठप रहा है मामला। बेटा कभी उन्होंने सोचा था ऐसा इंपैक्ट आ जाएगा, कोई नहीं सोच रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ आई बात? पक्का?
चलो फिफ्थ वन इज डायनामिक नेचर। बेटा कहता है बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी वेरी डायनामिक, और मैं पक्का बोल रहा हूं है। देखो एक बात सुनो, ये है बिजनेस एनवायरमेंट, ये 10 चीजें। डायनामिक का मतलब क्या होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग। बेटा मैं बोलता हूं इनमें से कौन सी चीज कांस्टेंट है? पागल हो गए हो क्या? कुछ कांस्टेंट नहीं है, सब डायनामिक ही तो है, सब बदलता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट नहीं बदलता। बेटा कीपैड फोन ही चला रहे होते ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आप कह रहे हो ये नहीं बदलता तो रोज बदलता है। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, गवर्नमेंट नहीं बदलती, बदलती है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, एक सेकंड, इकोनॉमिक एनवायरमेंट ये नहीं बदलता। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट हर सेकंड बदलता है भाई। एक्सचेंज रेट, क्या बात कर रहे हो, सब बदलता है। लीगल एनवायरमेंट, कानून नहीं बदलते। अगर नहीं बदलते तो पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? बनाकर छोड़ दो बस, पार्लियामेंट बंद। नहीं बदलते, बदलते हैं। सोशल एनवायरमेंट, बेटा इंसान के कस्टम और ट्रेडिशन भी बदल जाते हैं। देखो एक बात बताता हूं, हमारे यहां पर एक कस्टम है, दिवाली पे हम गिफ्ट देते हैं सबको, ठीक है, दिए जलाते हैं, कस्टम है। ऐसे ही ईद पे लोग बेटा सेवियां बांटते हैं, कस्टम है, ठीक है। क्रिसमस पर केक काटते हैं, कस्टम है। आपको पता है हम ये भी बदल देते हैं। इंसान बहुत अपनी मर्जी से चलने वाला बंदा है। बेटा गणेश विसर्जन साउथ इंडिया का फेस्टिवल है, नॉर्थ इंडिया वाले अडॉप्ट नहीं कर रहे, नया ही कस्टम बनता जा रहा है। हर चीज बदलती है, एक भी चीज कांस्टेंट नहीं है, इसलिए बोलता है बेटा डायनामिक नेचर। पूरा बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक है, हर चीज बदलती है। समझ आई बात? 5 हेडिंग ओके होगी अब। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिक नेचर। सिक्स्थ वन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है? बेटा देखो एक बात बताता हूं, कोई भी पर्सन, देखो बिजनेस क्या करता है, हर बिजनेस मैनेजर रखता है, और उन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है इन बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करना, कोशिश करो बताओ क्या अगला चेंज हो रहा है। बेटा दिस जॉब इज वेरी रिस्की जॉब। क्या कोई सर्टेनिटी से बता सकता है अगला चेंज होगा? है किसी में दम? फ्यूचर देखा है किसी ने? नहीं। बेटा देखो हो सकता है आप 1-2 चेंजेस बता भी दो, आप बता दो अच्छा लीगल एनवायरमेंट में ना एक नया कानून आ सकता है, चलो आपने बता दिया। आपका कॉम्पिटिटर ये नया प्रोडक्ट बना रहा है, चलो ये इंपैक्ट डाल सकता है, ये भी बता दिया। पर बेटा ये तो बहुत सारी हैं, खाली एक थोड़ी है। बेटा सर्टेनिटी से कोई नहीं बता सकता कि अगला चेंज ये होगा। गैस जरूर कर सकते हो, क्या गारंटी ले सकते हो ये होगा? कोई नहीं ले सकता। पूरी दुनिया में कोई मैनेजर नहीं है जो गारंटी ले ले इस बात की। स्पेशली इन द केस ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री, ये बहुत खतरनाक है भाई। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन, किसी को कुछ नहीं पता क्या आ जाएगा। फैशन का तो पता ही है आपको, हाल बुरे हैं बेटा, बहुत बुरे हैं। आईटी का मैं एग्जांपल दे देता हूं। बेटा सबसे ज्यादा फोन असेंबल कहां पर होते हैं? चाइना। चाइना, एप्पल के पीछे भी लिखा होता है, पढ़कर देख लेना बेटा, मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल Inc. बट असेंबल्ड इन चाइना। खोलकर देख लेना, किसी भी एप्पल फोन को पीछे लिखा होता है बहुत बड़ा बड़ा, असेंबल्ड इन चाइना। सारे फोन इंडिया में जितने भी आप देख रहे हो 98% फोन चाइना में असेंबल होते होंगे, इंडिया के जितने भी फोन देख रहे हो आप, ठीक है। आपको बताऊं फिलहाल चाइना एक भी फोन इंसानों से असेंबल नहीं करा रहा, 100% रोबोट, 100%। ये आईटी, किसी ने सोचा था ऐसी भी कोई चीज होगी, रोबोट्स भी होंगे? बेटा कोई सर्टेनिटी से नहीं बता सकता। आईटी और फैशन में तो बिल्कुल नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, ठीक है जी। 6 हेडिंग खत्म हो गई। अब एक लास्ट वन बची, रिलेटिविटी। बहुत बहुत काम की बात, मैं एग्जांपल दूंगा और आपको एग्जांपल समझ में आएगा बहुत आराम से। रिलेटिविटी क्या होता है बाबू? देखो बिजनेस एनवायरमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द लोकल कंडीशन। किसी भी जगह का बिजनेस एनवायरमेंट वहां पे लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। दैट्स व्हाई बिजनेस एनवायरमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री। देखो एक बात सुनो, बिजनेस एनवायरमेंट किसी भी जगह की लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। ये कह रहा है बिजनेस एनवायरमेंट 2 कंट्री का तो अलग अलग होगा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है एक ही देश में 2 अलग अलग रीजन का भी अलग हो। मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। बेटा पेपर में बहुत बार एक केस स्टडी आती थी, वो हमेशा ये बोलती थी डिमांड फॉर साड़ी मे बी फेयरली हाई इन इंडिया बट इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन फ्रांस। बताओ कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरमेंट का? बेटा
रिलेटिविटी। कहते हैं साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है पर फ्रांस में है नहीं, 0 है। ऐसा क्यों? बेटा बिजनेस एनवायरमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्री। बिजनेस एनवायरमेंट वहां की लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। समझ आई बात? पहले एग्जाम्पल, अब 2 एग्जाम्पल धड़ाधड़, मैं 15-20 एग्जाम्पल दूंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा रिलेटिविटी क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या खाली 2 कंट्री में डिफरेंट है? एक कंट्री में 2 अलग अलग रीजन में डिफरेंट हो सकता है? हाँ कह रहा है ये हो सकता है। लो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले मैकडी की बात करते हैं। बेटा आपको अंदाजा नहीं होगा, मैकडी इंडिया में आया और फेल होकर चला गया था। पता है किसी को? मैंने वैसे बोला बेटा मैकडी हमेशा नॉनवेज मेन्यू के साथ आया। मैकडी आया इंडिया में नॉनवेज मेन्यू के साथ, बहुत टाइम चला नहीं, 3 साल 4 साल इंतजार करी, फेल हुआ, वापस चला गया। उसने कंडीशन को एनालाइज करा इंडिया की, उसने देखा इंडिया में तो बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं और हम क्या कर रहे हैं, नॉन वेज बेच रहे हैं, हमारी गलती है। पहली बार मैकडी का वेज मेन्यू आया इंडिया में, मैक आलू टिक्की बर्गर, पता है? और उसके बाद उसने बहुत सारा वेज मेन्यू अब ऐड कर दिया है, ठीक है? तब जाकर वो सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज इंडिया से जा चुका था। अब यहां पर वो गलती क्या कर रहा था, उन्हें रिलेटिविटी देखी नहीं। बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशन। और आज भी बता देता हूं, सिर्फ 2 या 3 कंट्री हैं जहां पर वेज मेन्यू है मैकडी का, बाकी अभी भी हर जगह नॉनवेज है। इंडिया में, कनाडा में, बाकी शायद मेरे को और लगता नहीं कहीं है, बाकी हर जगह नॉनवेज ही है आज भी। बेटा देखो बिजनेस एनवायरमेंट लोकल कंडीशन के हिसाब से है, और यही केस स्टडी आएगी पेपर में। अभी बोल रहा हूं रिलेटिविटी है, याद रखना बात को मैकडी की केस स्टडी में, ठीक है? और एग्जाम्पल दो, अभी समझ नहीं आया, लो समझो। बेटा नॉर्थ इंडिया में, हमारे इलाकों में हम जब कुकिंग करते हैं हम करते हैं सरसों ऑयल में, साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल। हम उल्टी कर देंगे बेटा, खा नहीं सकते, पक्का बोल रहा हूं, हमारे बस का नहीं है। बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशन, यही बोल रहा हूं ना मैं। और एग्जाम्पल दो, अभी नहीं समझ में आया। बेटा ओपन जिप्सी की डिमांड सबसे ज्यादा पंजाब में है, सबसे ज्यादा। क्यों? बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशन। समझ आ गई अब बात? हाँ अब कुछ क्लियर हुआ, ठीक है जी। टॉपिक खत्म हो गया, 2 मिनट का ब्रेक।